नई नई टेक्नोलॉजी आज हमारी ज़रूरत बन गई है और मानवता को अग्रसर करने का एक सशक्त माध्यम भी। नई नई चीज़ों का आविष्कार और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल ही मानवता को प्रगति पथ पर बांधे रखता है। पर कभी कभी हमारी छोटी छोटी चूकों के कारण यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए विनाशकारी भी साबित होती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ दें और भय से नई चीज़ों का आविष्कार करना छोड़ दें। बस ज़रूरत है तो हमें थोड़ा सावधान और होशियार रहने की। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया की 3 सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में। फुकुशिमा, जापान। 11 मार्च 2011 में जापान में एक बहुत भयानक भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 9 की थी और जिसने जापान के तटीय इलाकों पर काफ़ी भारी तबाही मचाई। इसके कारण जापान पर सुनामी का भी कहर टूटा और जिसमें लगभग 50-50 फीट की लहरें उठी और उन्होंने जापान के फुकुशिमा शहर में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया। हालांकि भूकंप की वजह से इस न्यूक्लियर प्लांट को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ था, पर भूकंप की वजह से रिएक्टर नंबर 1, 2 और 3 ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि वहां की बिजली ठप हो गई थी और बाहर रखे सभी जनरेटर भूकंप के कारण तबाह हो गए थे। पर तभी बेसमेंट में रखे जनरेटर द्वारा रिएक्टर नंबर 1, 2 और 3 को फिर से संचालित किया गया और लगा कि सब ठीक हो गया। परंतु यह तो बस शुरुआत भर थी। 41 मिनट के बाद पहली सुनामी लहर ने इस पावर प्लांट पर हमला किया और जिसके कारण बेसमेंट में रखा जनरेटर भी क्षतिग्रस्त हो गया और रिएक्टर को बिजली मिलना फिर से बंद हो गया। सुनामी के कारण आसपास की सड़कों की हालत भी ऐसी हो गई कि उस न्यूक्लियर प्लांट में आना जाना बंद हो गया। शाम के 7 बजे वहां पर न्यूक्लियर इमरजेंसी घोषित कर दी गई और आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों को खाली कराना शुरू किया। रात 9 बजे सीमा को 2 से बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया और जैसे जैसे समय बीतता गया दायरे को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 किलोमीटर तक का कर दिया गया। समय के बीतने के साथ साथ रिएक्टरों में से गैसों का निकलना शुरू हुआ और रेडिएशन समुद्र में भी फैलने लगी, जिससे पानी में रह रही मछलियों को भी भारी नुकसान की आशंका थी। पर इस रेडिएशन के निकलने से पहले ही जगह खाली करा ली गई थी और किसी की भी मौत की खबर नहीं थी। जापान की सरकार द्वारा इसके आसपास के इलाकों के लोगों का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया और जिसमें कि कोई भी रेडिएशन से ग्रस्त नहीं पाया गया। हालांकि इस दुर्घटना के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई थी, पर उस सुनामी के कारण 18,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। चेरनोबिल, यूक्रेन। 26 अप्रैल 1983 में यूक्रेन, जो कि उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उसके न्यूक्लियर प्लांट जो कि चेरनोबिल में था, वो एक बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ। वहां पर मौजूद कर्मी दल उस न्यूक्लियर प्लांट के टरबाइंस को चेक कर रहे थे कि क्या टरबाइंस इतनी ऊर्जा बना सकते हैं कि बिजली के जाने के बाद भी कूलेंट पंप्स चलते रहे जब तक जनरेटर को ऑन किया जाए, रिएक्टर की ऊर्जा में कोई बाधा न आए। इसके लिए सुरक्षा उपायों को किनारे रखकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा था और टेस्ट को करने के लिए रिएक्टर की ऊर्जा को लगभग 25% पर लेकर आना था। पर जैसा सोचा वैसा नहीं हो पाया और रिएक्टर की ऊर्जा 25% की बजाय घटकर 1% रह गई और अब फिर से ऊर्जा देने के लिए धीरे धीरे करके ऊर्जा को बढ़ाना था। पर लगभग 30 सेकंड बाद ही एकदम से ज़्यादा ऊर्जा उस रिएक्टर को दे दी गई और रिएक्टर को ज़्यादा ऊर्जा मिलने के कारण वो इमरजेंसी शटडाउन नहीं हो पाया, जिसके कारण एक जोरदार धमाका हुआ और 1000 टन की रिएक्टर की सीलिंग कैप को गैस की ताकत ने उखाड़ कर फेंक दिया। रिएक्टर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके कारण रिएक्टर की ग्रेफाइट से बनी कवरिंग में आग लग गई और जो कि लगभग 9 दिनों तक जलती रही और उसके कारण वातावरण में रेडिएशंस का फैलना शुरू हो गया और इससे फैलने वाली रेडिएशंस जो जापान पर विश्व युद्ध में एटम बम गिराया गया था उससे भी ज़्यादा थी। 27 अप्रैल से 5 मई तक 30 से ज़्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने उस आग पर काबू पाने के लिए 2400 टन लेड और 1800 टन रेत गिराया, पर जिसके कारण परिस्थिति और बिगड़ गई और लेड और रेत के कारण आग की लपटें कुछ कम तो हुई पर बंद नहीं हुई और रिएक्टर में तापमान फिर से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण छोटे धमाकों से और ज़्यादा रेडिएशन ने फैलना शुरू कर दिया। 6 मई को इस आग पर काबू पाया गया और रिएक्टर की कोर को नाइट्रोजन से शांत किया गया। इस हादसे में 31 कर्मियों की फौरन ही मौत हो गई थी और 6 से 8 लाख कर्मी इस ऑपरेशन में लगे थे। इस हादसे के कारण 6 से 7 हजार लोगों की मौत हुई थी और यह यूक्रेन के इतिहास का सबसे भयानक हादसा था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडिया। यूनियन कार्बाइड, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने एक पेस्टिसाइड प्लांट
भोपाल मध्य प्रदेश में 1969 में स्थापित किया, जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में भोपाल में यह हादसा हुआ, जब इस फैक्ट्री के स्टोरेज टैंक के पाइप से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का लीक होना शुरू हुआ, जिसे MIC के नाम से भी जाना जाता है। इस गैस का इस्तेमाल पेस्टिसाइड के निर्माण में उपयोग में आता है और इस गैस के लीक होने के कारण 36 टन यह गैस हवा में मिल गई और हवा को जहरीली बना दिया। क्योंकि यह हवा से भारी होती है तो इसने ज़मीन पर भी आना शुरू कर दिया और हवा के साथ साथ मिट्टी और पानी को भी दूषित करना शुरू कर दिया। अगर यह गैस किसी इंसान के संपर्क में आ जाए तो उसकी आंखें जलने लगती हैं और फिर धीरे धीरे इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और फिर अंत में इंसान की मौत हो जाती है। इस दिन जब यह हादसा हुआ तो स्क्रबर और फ्लेयर टावर, जो कि इस प्लांट में सुरक्षा के अहम हिस्से थे, उन दोनों ने काम नहीं किया और इस जहरीली गैस को 2 महीनों से टैंक में रखा हुआ था, जो कि सुरक्षा नियमों के खिलाफ था। इस हादसे में, जो कि सरकार द्वारा आंकड़ा दिया गया है, लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए और जिनमें से 17,000 लोग पूरी तरह से विकलांग हो गए और 30,000 लोग आंशिक रूप से विकलांग हो गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2300 लोगों की मौत हुई, पर गैर सरकारी सोर्सेज के हिसाब से यह आंकड़ा 8,000 के ऊपर था। इसके कारण गर्भवती महिलाएं भी प्रभावित हुई। 200 औरतों ने मृत बच्चों को जन्म दिया और 400 बच्चों की पैदा होने के बाद ही कुछ घंटों के अंदर ही मौत हो गई। उस समय जन्मे बच्चों में अस्थमा और आंखों की खराबी आम लक्षण थे। आखिर इन सब मौतों का जिम्मेदार कौन था? क्या यूनियन कार्बाइड, जिसने भारत में वही सेफ्टी नहीं रखी जो कि वह अमेरिका में रखती है, या हमारी सरकार, जिसने ऐसी कंपनीज पर चेक नहीं किया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में कैसे सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं? तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया की 3 सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।